Hello, students. Hello, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निहारिका। आवाज आ रही है क्या? सभी को ऑडिबल हूँ ना मैं? मैम थोड़ी ठीक। कम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, कम आ रही है। ओह, गुनगुन का माइक इशू है। ठीक है गुनगुन, तो बाकी के मैसेज डाल देते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर लें।
ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? एलसीआर, है ना, एसी सर्किट का। तो पुराना रिवाइज क्या था इस वीक, क्या पढ़ के आए हो? इस वीक क्या कवर किया है तुम लोगों ने छुट्टियों में? कौन बताएगा भाई, छुट्टियों में क्या क्या पढ़ा है? एक दिल्ली वालों की तो एग्जाम चल रहे होंगे, है ना? यस मैम। अंजलि फिर से ये पिन हो गई है, पता नहीं। अच्छा, इसने अपने आप को पिन कर रखा है अंजलि ने। ठीक है, ओके। तो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें, जो हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट इसका फेसर डायग्राम, है ना, फेसर डायग्राम देखेंगे। उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तुम देखोगे एसी सर्किट से अगर आया हुआ भी मिलेगा तो तुम्हें रेजोनेंस से आया हुआ मिलेगा, एलसीआर सर्किट से आया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे। तो फटाफट से जो भी बच्चे हैं कॉपी पेन लेके शांति से बैठ जाओ, और एक बार पुराना थोड़ा सा मुझे बता दो कि कितना तुम्हें रिवाइज है। अगर मैं बात करूं, बताओ, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस है प्योर रेजिस्टिव में? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। अगर हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो कौन लीड करेगा? वोल्टेज। एज वेरी गुड। कितने डिग्री से लीड करेगी? पाई/2। पाई/2। वेरी गुड, पाई/2 से। वेल डन। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड। करंट लीड करेगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने देखे थे इनके कॉम्बिनेशन, है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक बार वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, यानी एलआर सर्किट और आरसी सर्किट का, है ना, ये हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे। मुझे बताओ एलआर सर्किट में क्या होता है? नेट वोल्टेज और सर्किट के करंट में कितना फेज डिफरेंस आता है और कौन लीड करता है? एलआर सर्किट है, रेजिस्टेंस क्या कहेगा कि मैं तो करंट में या वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आने दूंगा। बट इंडक्टर क्या कहेगा पूरे सर्किट में कि मैं फेज डिफरेंस चाहता हूँ कि क्या आगे रहे, वोल्टेज आगे रहे, कितने से? 90 से। पर दोनों का मिला के कहीं आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई, है ना। जो फेज डिफरेंस आता है वोल्टेज में, कितना आया था बच्चों? फाई आया था, राइट। इस वोल्टेज में, है ना, ये जो वोल्टेज है वो लीड करेगी, पर 90 से नहीं करेगी, किसी एंगल फाई से करेगी। तो फाई निकाला सीखा था। सिमिलरली हम लोगों ने आरसी सर्किट देखा था, है ना। तो उसी तरीके से तुम्हारा एलसीआर सर्किट है। ध्यान से बैठ के सुनते रहना, मजा आएगा, बस एक कहानी की तरह है। ठीक है, हाँ, देखो, ये है हमारा एलसीआर सर्किट। मैं क्या मान रही हूँ, एलसीआर सर्किट है ये। इसकी जो एसी वोल्टेज जो तुम्हें गिवन है वो गिवन है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। वीएम क्या है? पीक वोल्टेज। ठीक है, ये इसकी पीक वोल्टेज है। मान लो यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अभी एक करंट जा रहा है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं आई इक्वल्स टू, बस आई मान लो, अभी इक्वल्स टू वाला भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो तीनों सीरीज में है, तो मुझे बताओ क्या ये तीनों सीरीज में है तो तीनों के पास जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी कि अलग होगी? सेम। हाँ, तीनों के पास करंट की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने बोला कि आई करंट फ्लो कर रहा है आर रेजिस्टेंस के पास भी, एल के पास भी और सी के साथ भी, तो आई करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही आई करंट फ्लो करेगा तो मैंने बोला कि वी आर, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैं उसको बोल रही हूँ वी नॉट आर है। ठीक है, अगर मैक्सिमम करंट
पीक वैल्यू अगर इसकी मान लो IM है और R के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है मैंने माना वो V0R है, ऐसे ही मैंने इंडक्टर के अक्रॉस माना कि इसके अक्रॉस जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, VL है। चलो VL मान लो, नॉट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कैपेसिटर के पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी है, VC है, जब करंट आई इसमें फ्लो किया सर्किट में। ठीक है, अब एक बार मुझे बताओ, अगर करंट आई फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस, ये तो करंट आई है, तो VR कैसे होगा इसके साथ, ये तो तुम्हारा रेजिस्टेंस VR और यहीं पे इसी एंगल में तुम्हारा I है ना। और इंडक्टर में अगर मैं बोलूं करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज कहाँ होगी, ऊपर ऐसे VL। यस मैम। Yes, ma'am. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I ये है तो VC तुम्हारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये है तो मोटा मोटा इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा देखो जरा ध्यान से, वोल्टेज तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अगर मैं फेसर यहाँ पे तीनों सर्किट हैं RLC, कौन सा लीड करेगा, कौन सा मतलब कैसे होगा, वो सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगी फेसर डायग्राम। ठीक है, मैं फेसर डायग्राम बनाऊंगी, यहीं से सारे क्वेश्चंस तुम संभाल लोगे, सारे टॉपिक्स यहीं से निकलेंगे। फेसर डायग्राम, ठीक है, मैं फेसर डायग्राम बनाने वाली हूँ। देखो कैसे बनेगा, मान लो ये हमारा करंट है, ठीक है I, मुझे नहीं पता इसकी अभी कितना करंट लीड कर रहा है या कितना, आई डोंट नो, बस मैंने लिखा है I इक्वल्स टू ये IM है, और ये अभी हम फाइंड करेंगे कि क्या फेज डिफरेंस आएगा। तो बच्चों ये I है, तो एक बार बताओ क्या वोल्टेज की जो ये रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज है वो यहीं पे आएगी, VR। ओके, Yes, ma'am. अगर मुझे VL बनाना है तो VL बताओ बच्चों कहाँ पे आएगा, VL देखो जरा, Along I के साथ y-axis. VL ऊपर, ठीक है, अपवर्ड। अपवर्ड, VL बना दिया। अब VC देखो I के साथ कहाँ पर है, Downwards. डाउनवर्ड। तो यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, VL और VC एक दूसरे से 180 डिग्री के फेस में है, ठीक है, और VR जो है I के साथ 0 डिग्री का फेस बना रहा है ना, ये तुम पढ़ के आ चुके हो, इतना तुम्हें पता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए मैम LCR सर्किट में कौन लीड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो देखो किस चीज पर डिपेंड करना चाहिए, ये इतना क्लियर है फेसर डायग्राम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फेसर, ठीक है, वेरी गुड, फेसर डायग्राम क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बच्चों बनते हैं हमारे केसेस, कैसे केसेस बनेंगे। अच्छा मुझे एक बार बताओ, इंडक्टर के पास कौन सा रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। Omega L. एक्सेल। कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Reactance. कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम बोलते हैं XC। अगर लिखना चाहो तो ये हमारे ओमेगा L के बराबर है, और ये तुम्हारे 1/ओमेगा 1/omega c. ठीक है। देखो अभी ये मत कंफ्यूज होना मैडम क्या करवाने जा रही है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ फेसर डायग्राम समझा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ फेसर डायग्राम अभी समझ रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का R हो गया, रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेजिस्टेंस का मेरे पास रेजिस्टेंस है जो कि R है, ठीक है, ये ओमेगा L, ये ओमेगा C, और इसका रेजिस्टेंस है हमारे पास R। अब देखो यहाँ पर बच्चों केस बनेंगे, तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं सर्किट में, ये भी चीज है, ये भी है, और ये तीसरी भी है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैं पहली कंडीशन जो मान के चल रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि सपोज कर लो मेरे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस L वो ग्रेटर है VC से। अच्छा तुम ऐसे छोड़ो, तुम एक्सेल एक्सिस XL XC, ठीक है। मैंने बोला कि जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर वाले से क्या है, ज्यादा है। एक बार आप फेसर डायग्राम जो यहाँ पे बनाया है, क्या मैं इस फेसर डायग्राम को बच्चों XL XC के केस में बना सकती हूँ, बोलो।
मैंने उसमें भी बनवाया था ना लास्ट क्लासेस में। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते इसको? जैसे कि एक्सेल और एक्सी के केस में कैसे बनाएंगे? केस 1, जहां पे मैंने तुम्हें बोला है एक्सेल ज्यादा है हमारे पास एक्सी से, मतलब ये वैल्यू है आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है तुम्हारे कैपेसिटर रिएक्टेंस से ज्यादा वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है। अब मुझे इस केस में निकालना है, क्या निकालना है? नेट वोल्टेज निकालनी है। अभी तो ये फेसर डायग्राम है, इसका आप फेसर डायग्राम बनाओ। फेसर डायग्राम कैसे बनाएंगे कि रेजिस्टेंस तो यहाँ है, एक्सेल कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। अगर आई नॉट के साथ बनाओ, ये आई नॉट आर, ये कितना हो जाएगा? आई नॉट एक्सएल। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? सुनो, आई नॉट एक्स सी, ये वही आ गया ना, वी नॉट। ये देखो, इस वीएल को क्या लिख सकती हूँ? आई नॉट एक्सएल लिख सकती हूँ कि नहीं? यस वोल्टेज मैम। क्या होती है? यस आई आर। मैम। देखो, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो मैंने बोला कि करंट सभी में क्या जा रहा है? आर, एल और सी तीनों में करंट जा रहा है सेम, विच इज मैक्सिमम करंट आई नॉट, है ना। आई नॉट मान लो, जो ये आई एम है यही वैल्यू है। तो मान लो करंट सभी में सेम जा रहा है, आई नॉट आई नॉट आई नॉट। तो इसको क्या लिख सकती हूँ? आई नॉट एक्स सी। और ये तुम्हारा कितना है? आई नॉट आर। ठीक है, तो अब देखो आई नॉट तो हट ही गया, तो इसका मतलब मेरे पास ये इस तरीके का भी वो आ गया ना, एक फेसर डायग्राम बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं भी देखो यहाँ से आई नॉट हटा देंगे। बोलो, इतना समझ में आया कि ये ऐसे भी फेसर डायग्राम बन जाएगा वोल्टेज के केसेस में भी और रिएक्टेंस के केसेस में भी। बोलो ठीक है? यस मैम। ठीक है, जिसको भी डाउट हो एक बार बोल देना। तो ये फेसर डायग्राम मैंने अभी बनाया है बिटवीन द रिएक्टेंस। अब केस क्या कह रहा है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो ज्यादा है। तो बच्चों अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बाय वेक्टर तुम क्या करो, एक्सेल की जो मैग्नीट्यूड है जो कि हम लाइन से दिखाते हैं इसको बड़ा कर दो। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, हाँ ये रहा। तो एक्सेल बड़ा हो गया और एक्सी हमारा छोटा है। तो इसका नेट बच्चों मैं ऐसे बना सकती हूँ, रेजिस्टेंस ये रहा। अब जो नेट आएगा वो यहाँ पर आएगा, और ये नेट यहाँ पर कौन सा आया? एक्सेल माइनस एक्सी। बोलो यहां तक किसको परेशानी है? एक्सेल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दोनों में 180 का डिफरेंस है। एक्सेल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और एक्सी का कम है। तो नेट कैसे आएगा? एक्सेल माइनस एक्सी। बट नेट वैल्यू कहाँ मिलेगी तुम्हें? ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है। बताओ इतना ठीक है? यस मैम। यस मैम। है ना, इतना ठीक है। तो एक्सेल माइनस एक्सी और ये आर। अब इनका मुझे इम्पीडेंस चाहिए, मतलब पूरा सर्किट है जिसमें तुम्हारे पास इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। उस पूरे सर्किट का हम क्या निकालते हैं बच्चों? एक इम्पीडेंस निकालते हैं ना, एक इम्पीडेंस निकालते हैं, जो कि मुझे कहां से मिलेगा? इसका नेट रिजल्टेंट, जो कि ये होगा। ये क्या देगा मुझे? इम्पीडेंस विच इज जेड, है ना। और ये एंगल क्या होता है बच्चों? हमारा फाई। यही एंगल क्या होता है? हमारा फाई होता है। तो देखो यहाँ से 10 फाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, मुझे बताओ जरा। एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, ठीक है। और ये जेड क्या है? इम्पीडेंस। तो मुझे बताओ इस केस का इम्पीडेंस कैसे निकालोगे? जेड, भाई वेक्टर है ना, तो वेक्टर फॉर्म लगा सकते हो यस मैम। रिजल्टेंट के लिए। कैसे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बोलो यहां तक परेशानी? भाई बिल्कुल वेक्टर फॉर्म ली है कि एक्सेल और एक्सी में से एक्सेल का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो उन दोनों का नेट ऊपर की तरफ आ गया।
अब तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक आर और एक एक्सएल माइनस एक्सी, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ ले लिया हमने कि यहाँ पर कहीं रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट कैसे निकाला, दोबारा से वेक्टर फॉर्म से, तो दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो करते हैं वो किया, ठीक है। प्लस कितना एंगल बना रहा है ये हमारे पास, 5 है ना, ये हमारे पास एंगल बनाएगा 5 एंगल। तो ये तुम्हारा केस 1। अगर अब इसको वोल्टेज के फॉर्म में समझना चाहो तो वो भी देख लो कि नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे। देखो एक बार जरा इसी में ही, ये एक्सएल माइनस एक्सी है। अभी अगर मुझे V बनाना है तो V इक्वल्स टू आई आर, आर तुमने लिख दिया, अगर मैं यहीं पे आई नॉट लिख दूं इन दोनों के सामने तो यही मेरी क्या बन जाएगी, वोल्टेज, जैसे मैं यहाँ पर बना दूं ऐसे। ये हो गया मेरा वी आर और ये हो गया मेरा वी एल माइनस वी सी, ठीक है। और ये जो इनका रिजल्टेंट आया है ये क्या आया है, वी नेट, कि मतलब पूरे सर्किट का जो वोल्टेज नेट होगा वो इन तीनों से ही मिलेगा, वी एल वी सी वी आर, जो तुमने माना है ना यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये वी आर वी एल और वी सी, ये कौन सी वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस। बट इस पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से, इनके नेट से। केस पहले में ये क्या होगा, मान लो मैंने बोला ये एंगल 5 बना रहा है, तो 10 फाई और कैसे निकाल सकते हो, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब बात आई वी नेट, ये जो वी नेट है, जैसे जेड निकाला था ना यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जेड निकाला है, ऐसे ही अगर वी नेट निकालना चाहो तो वेक्टर फॉर्म लगा सकते हो। तो वी नेट कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट क्या है, वी स्क्वायर आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला है वी आर कितना है हमारे पास, आई नॉट आर, यानी ये मैक्सिमम ड्रॉप है वी आर। मैक्सिमम ड्रॉप कब होगा, जब इसके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट, तो वैल्यू पुट कर दो। ऐसे ही वी एल कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल, वी सी कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। देखो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से आई नॉट बाहर ले सकती हूँ, आई नॉट, यस मैम। ठीक है, तुमने बोला तो आई नॉट बाहर ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बताओ जरा ये टर्म कौन सी है, अंडर रूट वाली, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। तो तुम्हारा सर्किट का जो मैक्सिमम वी नेट आया है वो कितना आया है, आई नॉट जेड, ठीक है, ये तुम्हारा वी नेट आई नॉट जेड। बट किस केस में आया है ये भी जरा ध्यान रखो, पहला केस जब तुम्हारा एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सी, बोलो ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो पुराना जो अभी तक पढ़ते आए हो ना, बिल्कुल सेम वही है, फेसर डायग्राम बनाया, रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए और एक फाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बस वही किया है। बस यहाँ पे केस बनेंगे। तो एक बार तो हमने क्या केस ले लिया बच्चों, कि एक्सेल ज्यादा हो गया, मेन देखो यही इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर लिख, ये वाले डायग्राम एक्सेल और एक्सी देखो, एक इन दोनों के ऊपर ही तुम्हारे सर्किट का बिहेवियर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ कहना ही नहीं चाहता, इंडक्टर या तो फेज चेंज लाएगा या कैपेसिटर, बट किसकी चलेगी वो डिपेंड करेगा इस रिएक्टेंस की वैल्यू पे, कौन सा ज्यादा है। तो अगर एक्सेल देखो बड़ा है तो खुद देख लो तुम, एक्सेल बड़ा है तो अगर यहाँ पे आई नॉट वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे आई नॉट आई लिखा हुआ है ना बी के साथ, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ अगर आई लगा दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये देखो नेट वोल्टेज में कितना का फेज डिफरेंस आ गया, यहाँ पे
जो नेट है वो लीड कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखो वी आर का यहाँ पे मैं आई लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है वी आर और आई में, तो आई को मैंने यहाँ पर मान लिया। तो मुझे बताओ जो तुम्हारा नेट वी आया है सर्किट का, वो आई से कितना लीड कर रहा है वोल्टेज? 5 लीड कर रहा है, दिख रहा है? 5 कर रहा है ना, क्योंकि वी आर के यहाँ तो मैं आई ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो मैंने देखो यहाँ आई लिख दिया। तो मुझे बताओ जो ये वी नेट आया है ये आई से लीड कर रहा है ना, कितना लीड कर रहा है? 5। तो वोल्टेज करंट से किस केस में लीड करती है? जब कौन ज्यादा हो? इंडक्टर वाला सर्किट बिहेव करे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा किस तरीके से बिहेव करेगा एलसीआर सर्किट, एज अ इंडक्टर। वेरी गुड, क्योंकि फेज डिफरेंस आ गया है, वोल्टेज लीड कर रही है बाय 5, ठीक है, करंट को। अब एक बात बताओ दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस जब एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा। हाँ, तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 ही केस हैं। पहला केस एक्सेल को तुमने एक्सी से ज्यादा कर दिया। अब देखो केस नंबर दूसरा। अब दूसरे में क्या है, कैपेसिटर बोलेगा हर बार तुम ही थोड़ी ना ज्यादा रहोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी चलेगी। तो अभी हम एक्सी की वैल्यू ज्यादा करके देखेंगे। तो सेकंड केस देखते हैं, हेडिंग डालो केस सेकंड, क्योंकि एलसीआर में 3 केस हैं, तीनों डिस्कस करने हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है यहाँ पर एक्सी को मैंने ज्यादा कर दिया एक्सेल से। फेसर डायग्राम नॉर्मल वाला बनाते हैं अभी। यहाँ पे ये मेरा वी आर था और आई, क्योंकि इन दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं है। अभी वोल्टेज के बारे में एक डायग्राम वोल्टेज का बनाऊंगी, एक एक्सी एक्सेल का। ये मेरा यहाँ पे वी एल, ये मेरा यहाँ पे वी सी। सिमिलरली एक्सेल का भी बना सकती हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस आर, ये मेरा एक्सेल। एक्सी बड़ा है तो एक्सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाना, इस तरीके से, ठीक है। दोनों फेसर डायग्राम बना दिए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, सेकंड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखो क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर है और I को हमने सेम लेके चल रहे हैं, तो I को हटा दो, यानी V और R का फेसर डायग्राम भी सेम बनेगा। इस तरीके से बनाया है, ओके। XC ज्यादा है तो मुझे बताओ नेट कहां पर बनेगा? डाउनवर्ड्स में। वेरी गुड, डाउनवर्ड्स में बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ तुम्हारे सामने ही। VL को हटा दिया, VL को हटा दिया, नीचे तुम्हारे पास रिजल्टेंट है। तो क्या ये रिजल्टेंट चेंज होगा? बताओ कितना आएगा ये रिजल्टेंट? XC माइनस XL। वेरी गुड, यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले के केस में आएगा XC माइनस XL, और वोल्टेज वाले में VC VC माइनस माइनस VL। वेल डन। तो मुझे यहाँ पर कहीं पे बच्चों क्या मिल जाएगा? इम्पीडेंस का नेट, विच इज यहाँ से 5 एंगल। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये मुझे वी नेट मिलेगी जो कि 5 एंगल है। अब खुद देख लो जरा, एक बार वोल्टेज वाला डायग्राम, फेसर डायग्राम देखो। वोल्टेज वाला कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज वाला देखो, करंट हाँ, करंट लीड कर रहा है। वेरी गुड, करंट लीड कर रहा है। और जो वोल्टेज है वो कितने से पीछे चल रही है? 5 से। 5। करंट पूरे सर्किट, ये पूरे सर्किट की बात हो रही है कि पूरे सर्किट में जो करंट आई है उससे तुम्हारा जो नेट वोल्टेज आई है पूरे सर्किट की, वो उस करंट से 5 पीछे चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी तुमने बताया कि सर्किट में कौन की वैल्यू ज्यादा है? एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, और एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? एज अ कैपेसिटिव। डन है इतना? यस यस मैम। मैम। अब अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बता दो कि इम्पीडेंस क्या होगा। चलो जेड की वैल्यू बताओ। जेड बताओ।
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। हाँ, ये वाला तुम्हें फेसर डायग्राम है जो सेकंड, दिस फेसर डायग्राम ये देगा तुम्हें जेड की वैल्यू, है ना, फेसर डायग्राम। तो यहाँ पर फेसर डायग्राम अगर तुम्हें आते हैं तो तुम सब कुछ तुम्हें याद रहेगा, कुछ नहीं बोलोगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, और 10/5 भी आराम से निकाल लोगे, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है, बस यही चीजें हैं। अब बस तुम ये याद रख लो, आर स्क्वायर अलग रहेगा और एक्ससी और एक्सएल में जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें से उसको घटा देना और क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। तो इम्पिडेंस ऐसे निकलेगा इस सर्किट का। अब तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, बराबर भी हो सकते हैं, एक्ससी और एक्सएल क्या हो सकते हैं एक दूसरे के, इक्वल। एक्ससी और एक्सएल एक दूसरे के बराबर भी तो हो सकते हैं, हाँ या ना। यस मैम। जब Yes, एक्ससी और एक्सएल एक दूसरे के बराबर हो जाएं उस कंडीशन को बोला गया है रेजोनेंस कंडीशन। कैसी कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा। केस थर्ड लिखो, हेडिंग डालो केस थर्ड, जहां पर एक्सी बराबर है एक्सएल के, और क्या है ये तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज योर रेजोनेंस कंडीशन। अब ये तो तुम्हें दिख गया कि रेजोनेंस कंडीशन में दोनों ज्यादा हैं, तो मुझे एक बार पुराने उसमें से z की वैल्यू देख के बताना जरा कितनी होगी। R आर के इक्वल। ओके, z की वैल्यू r होगी। अच्छा बच्चों एक सेकंड रुकना जरा, यहाँ पे v देखो कितना गिवन है, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी गिवन है। अब एक काम करो, फर्स्ट केस में मुझे करंट की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी। I इक्वल्स टू पीक मैग्नीट्यूड में ये है आई नॉट, है ना, पीक तो आई नॉट है, तो पीक तो मैं यहाँ खुद ही लिख देती हूँ आई नॉट। फेज डिफरेंस मुझे जरा बताओ कितना आएगा। इसको नॉट बना लो वरना कंफ्यूज होते रहोगे। तो जहां जहां नॉट लगा दिखे तो समझ जाओ मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो ये भी वी नॉट, ये गिवन है साइन ओमेगा टी। तो सर्किट का करंट बताओ कितना आएगा, ये रहा, वोल्टेज लीड कर रही है 5 से, तो करंट कैसे लिखोगे, साइन ओमेगा टी, क्या करूं +5 या -5, -5। -5। -5, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी -5। सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में v की वैल्यू तुम्हें गिवन है, i की लिखनी है, तो i कितना हो जाएगा बताओ, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन, क्या लिखूं, ओमेगा टी +5। हाँ i आगे है ना, नेट पीछे चल रहा है, तो ओमेगा टी +5, तो यहाँ पे तुमने +5 कर दिया। अब केस थर्ड, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इम्पीडेंस हमने अभी निकाला था, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी, इसका मतलब है जो भी बड़ा हो उसमें से माइनस करना है, तो ये माइनस करोगे तो ये दोनों बराबर के, तो z सिर्फ बराबर आया तुम्हारे r के। ओके, अब मुझे बताओ मैक्सिमम करंट अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आई नॉट है, अच्छा वोल्टेज भी बताओ, वोल्टेज भी तो लिखिए, v किसके बराबर लिखा है, आई नॉट बाहर था, यहाँ क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो v कितना आ गया, v नेट आई नॉट, और ये कितना है, × R। v नॉट इक्वल्स टू
आई नॉट आर। तो सर्किट में ये वोल्टेज है। अब मैक्सिमम करंट अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट बाय आर, वी नेट, ठीक है, वी नेट बाय आर। अब ये आई नॉट मुझे बताओ ये कैसा करंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, ठीक है। यस मैम। और मुझे और एक चीज बताओ, यहाँ पर इम्पीडेंस जो आया है ये आर की वैल्यू, ये ज्यादा है कि कम है केस 1 और केस 2 के कंपैरिजन में? ज्यादा है। ज्यादा। रेजिस्टेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या है, करंट का बहुत ज्यादा होना सर्किट में। कम है मैम। रेजोनेंस, हाँ, रेजोनेंस का जो मतलब है समझो, इसका रेजोनेंस का मतलब है कि सर्किट में इस पॉइंट पे जब एक्सी एक्सएल के बराबर है तो रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस का क्या मतलब है, करंट बहुत ज्यादा है सर्किट में। तो करंट बहुत ज्यादा कब होगा, जब इंपिडेंस कैसा होना चाहिए सर्किट में, कम, है ना। तो औरों में तुम देख रहे हो एक्सएल माइनस एक्सी कुछ तो वैल्यू देगा, बोलो, एक्सी माइनस एक्सएल कुछ तो वैल्यू देगा, 0.1 0.2 या 1 2 4, तो ये कुल मिला के जेड की वैल्यू को तो बढ़ा दे रहा है ना, है ना। बाकी Yes, केसेस में ma'am. देखो जरा, 1 और 2 केसेस में एक्सी और एक्सएल का डिफरेंस कुछ तो वैल्यू देगा जो कि तुम्हारे जेड को बढ़ा देगा, इंपिडेंस को बढ़ा देगा, है ना, जिससे की वजह से करंट कम हो जाएगा। बट रेजोनेंस में देखो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंपिडेंस क्या है, आर के बराबर, यानी इंपिडेंस क्या हो गया, बहुत कम। और इंपिडेंस के कम होने की वजह से सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन आ गई, जिसका मतलब है सर्किट में इस समय पर सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। कैसा करंट, मैक्सिमम, इसे तुम क्या बोल सकते हो, आई मैक्स। तो ये मैक्सिमम करंट है सर्किट का, वी नॉट बाय आर, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट। तो रेजोनेंस में क्या होता है, करंट ज्यादा और रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है, करंट मैक्सिमम और रेजिस्टेंस मिनिमम, Yes, तभी ma'am. इसको बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। और क्या हो सकता है रेजोनेंस कंडीशन में, बताओ, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू एक्सएल जब लिखाई है, इंपिडेंस आ गया, करंट आ गया। अब क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो अगले पेज पे चलो, यहां से मैं तुम्हें बता रही हूँ रेजोनेंस, हेडिंग डालो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये इन्हीं के छोटे मोटे टॉपिक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कि अगर तुमसे पूछा जाए कि किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आया तो कैसे बताओगे, अभी तो तुमने बता दिया कि एक्सी एक्सएल के बराबर है तब रेजोनेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी के केस में पूछा जाए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ कि जब सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन आई, तो कैसे, एक्सी एक्सएल के बराबर है, ये होता है कितना, 1/ω_c, ये होता है ω_L, ठीक है। अब इनको एक साथ लिखो, ω² को एक साथ ले जाओ, ये हो गया 1/LC और ये हो गया तुम्हारा ω², है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π न्यू। ओमेगा ही रहने दो। अब ये क्या हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ठीक है। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखो, 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। तो f निकाल लो यहाँ से, फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π√LC। यही फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कही गई है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में बंद करो। यानी जब सर्किट में ये फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी एल और √LC वाली, तो तुम्हारे सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। या फिर सर्किट में जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी 1/2π√LC, ठीक है। इसे बोला गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम क्या करेंगे, क्या ही काम है इसका।
तो अभी इसका हम यूसेज भी समझेंगे। जो तुम्हारे ये होते हैं ना रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची 93.5 एफएम, ये जब तुम सुनते हो तो ये सब किस पे वर्क करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि एक बार बताओ, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब तुम्हें चीजें साफ सुनाई देगी, है ना, उसका मतलब तुम्हें चीजें साफ सुनाई दे रही हैं इस फ्रीक्वेंसी पे। अगर उस फ्रीक्वेंसी से तुमने देखा होगा, जब तुम चैनल चेंज करते हो, मान लो 2 चैनल है, जब तुम चैनल चेंज करते हो तो बीच में ऐसे खुस खुस की अजीब सी आवाजें आती हैं, बोलो कभी। जब रेडियो में पुराने टाइम में अगर तुमने सुना हो, पता नहीं, Yes, ma'am. जब 2 चैनल्स के बीच में जब तुम स्विच करते हो तो बीच में तुम्हें कुछ क्लियर नहीं सुनाई देता है कभी भी, एकदम से पीक वैल्यू सुनाई देगी। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। उस वैल्यू पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो तुम्हें चीजें साफ सुनाई देंगी। उसके बीच में ब्लर रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, या मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट नहीं आ पा रहा है, इसलिए ओवरलैप करती हैं चीजें। ठीक है, तो अभी उसको और भी ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्या है। इतना सबको क्लियर है क्या हुआ है अभी तक? Yes, ma'am. एक बार देख लो, और अगर किसी को भी परेशानी हो, इशिता, गुनगुन, जिस भी बच्चे को, एक बार मुझे पूछ लो। केस थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो कि नया है, बाकी तो तुम पढ़ चुके हो। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद, किस किस के साथ ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का? रेजिस्टेंस के साथ बनाएंगे, यानी इंपीडेंस टाइप, है ना, और करंट के साथ बनाएंगे, और किसके साथ बनाएं? इंपीडेंस के साथ हो गया, और करंट के साथ हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल इंपीडेंस के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के इन तीनों के साथ हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ओके। पर इन ग्राफ को बनाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू लिखती हूँ। चलो मुझे बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, मैं यहाँ पे इम्पिडेंस की भी वैल्यू लिख देती हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखती हूँ, फिर पूछती हूँ। एक्सएल को ओमेगा होता है, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ एल, है ना। इसका होता है 1/2 पाई एफ सी, इसके। ठीक है, अब मेरा सवाल है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं बोल रही हूँ छोटी है, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी है जो स्मॉल है, अब मेरे को बताओ कि इम्पीडेंस क्या होगा। इम्पीडेंस का रिलेशन देखो, इम्पीडेंस ज्यादा होगा कि मैक्सिमम होगा, बताओ। फ्रीक्वेंसी छोटी है, मैक्सिमम। 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, देखो। अगर फ्रीक्वेंसी, अब एक चीज देखो, अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो एक्सएल तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। बट एक्सी देखो जरा, एक्सी बढ़ जाएगा, Yes, ma'am. है ना, और एक्सएल छोटा हो गया। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी छोटी ली तो एक्सी वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सएल, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बच्चों लार्ज ले ली, ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी लार्ज ले ली, अब इस केस में क्या हो जाएगा? कौन बढ़ गया?
greater. एक्सेल हाँ, बढ़ एक्सेल जाएगा। बढ़ गया बट एक्सी कम हो गया। तो इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन लाने के लिए ना तो मुझे फ्रीक्वेंसी छोटी चाहिए ना ज्यादा चाहिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जहां पर ये दोनों क्या हो जाएं, Equal. बराबर हो जाए, है ना। क्योंकि दोनों केसेस में मेरा इम्पीडेंस तो क्या हो रहा है, ज्यादा ही है, क्योंकि एक्सएल और एक्स इन दोनों का डिफरेंस तो आ ही रहा है ना कुछ दोनों केसेस में, या केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 फ्रीक्वेंसी के, इन दोनों केसेस में मेरे पास एक्सएल और एक्सी के डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, जो कि जेड को क्या कर दे रही है, फॉर बोथ जेड इज लार्ज, है ना। फॉर बोथ केसेस जेड तो लार्ज ही है, इतना ठीक है। बोलो इससे कोई भी डिसएग्री कर रहा है इन दोनों पॉइंट से? No, ma'am. No, ma'am. जेड लार्ज रहेगा ना, जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल बराबर एक्सी के होगा, जो कि इन दोनों केसेस में नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो डायग्राम में क्या बताना चाह रही हूँ। अब फर्स्ट ग्राफ ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं पेपर में, है ना, कि इनके बीच में कौन सा एकदम सही ग्राफ है। तो देखो पहला ग्राफ मैं बनवाने जा रही हूँ, ये तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, और बच्चों ये है इम्पीडेंस, ठीक है, आर से डिनोट कर रही हूँ, आर। अच्छा मुझे बताओ एक्सेल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सेल Direct. डायरेक्टली, वेरी गुड। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच में, कैसा ग्राफ आएगा, एक्सी वाला बताओ जरा, अब एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का, वेरी गुड। तो तुम्हारा ये कहीं ऐसे जा रहा है एक्सी, है भाई। अब आर का बताओ, आर क्या है, आर तो वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के साथ, Independent. आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट है, उन भाई साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे बना दूं, ये मेरा आर, इसका मतलब है कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। अब देखो जहां पर एक्सी और एक्सएल मिल गए, इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, और इसी पॉइंट पर मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अपनी एफ नॉट वाली। तो ये एफ नॉट क्या है मेरा, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक ग्राफ ये हो गया। अब देखो जो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ बनाया है ना, इसको तुम जहां तुम्हारी मर्जी तुम वहां बना सकते हो, ऊपर बना दो नीचे बना दो, जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट को टच करे। आर को तुम कहीं भी बना सकते हो, आर का कोई दिक्कत नहीं, नीचे बनाना चाहो नीचे बना दो, ऊपर बनाना चाहो ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक्सी और एक्सएल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हो वहां पे एफ नॉट बना दे। ठीक है, ग्राफ समझ आ गया, पहला Yes, ग्राफ। ma'am. Yes, ma'am. अब दूसरा ग्राफ है तुम्हारा करंट के साथ, मैं दूसरे पेज पे बनाती हूँ। वो अभी करंट के साथ, अभी रुको, पहले जेड के साथ बना लो। ये इसमें बना हुआ था, पर मैंने सोचा इसमें तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते तो अपना पढ़ लो। ठीक है, सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में है, इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब ये इम्पिडेंस ना टोटल है, जो ये जेड यहाँ वैल्यू लिखी गई है वो, यहाँ तो इंडिपेंडेंटली देखा है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस करके। ये जो ग्राफ है ये इंडक्टिव रिएक्टेंसेस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस, तो ये इस तरीके से है। अब जो ग्राफ है वो Z यानी पूरा तुम्हारा टोटल वाला है। तो Z और फ्रीक्वेंसी में मुझे ग्राफ बताओ। ये फ्रीक्वेंसी, ये Z। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो Z कैसा है? फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो Z कैसा है? लार्ज। फ्रीक्वेंसी लार्ज है तब भी Z कैसा है? लार्ज। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए जरा बताओ। ये ना एकदम से पीक आएगी नीचे। बनाओ जरा, खुद अपनी कॉपी में बनाओ, पीक सा लेके आओ नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी की, सही से नहीं आ रहा, ऐसे बना लो। देखो ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की ये कैसी है? मिनिमम। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये ज्यादा है, दो फ्रीक्वेंसी हो गई ना, इसको बोलो F1, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी होगी F2, या फिर इसको F मिनिमम भी बोल देते हैं, और F मैक्स। दोनों पे देखो Z की वैल्यू कैसी है, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। F मिनिमम पे भी Z ज्यादा है, F मैक्सिमम है तब भी तुम्हारा Z ज्यादा है ना। तो यानी दोनों पॉइंट्स पे तुम्हें Z तो ज्यादा ही मिलेगा। Z मिनिमम कब मिलेगा? किस पॉइंट पे मिलेगा? किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। ग्राफ यहाँ पे देखो, किसी इन दोनों के बीच में, कि भाई ना तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा Z की वैल्यू कम, ना ही लार्ज वैल्यू पे मिलेगा, यानी कहीं बीच में। तो मैं बता देती हूँ कि वो बीच कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो Z है वो इस तरीके से हो जाएगा कि XL और XC बराबर हो जाएंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो Z और F के बीच में ये ग्राफ, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट। यहाँ पे डैश डैश कर दो, हाँ। और यहाँ पर तुम्हारा Z किसके बराबर हो जाएगा? Z इक्वल्स टू R। बोलो इतना ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. तीसरा ग्राफ अब वो तुम बनाओगे, तुम लोग बनाओगे तीसरा ग्राफ। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। चलो बना दो। अच्छा, आई नॉट कब मैक्सिमम होगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Z जो कम होगा। जब ये जो Z है ये किसके बराबर हो जाए? R के बराबर। और ये जब Z मैक्सिमम है यहाँ पर I क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो इस ग्राफ को Minimum. उल्टा कर दो, इस ग्राफ को उल्टा कर दो। Yes, ma'am. Yes. है ना, कि जहां पर ये तुम्हारा Z की वैल्यू R है, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे तुम्हारा I क्या है? मैक्सिमम। तो यहाँ इस पॉइंट पे तुम्हें I क्या मिल गया? मैक्सिमम। और जब जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी F मिनिमम है और F मैक्सिमम है, तब तब तुम्हारे Z ज्यादा रहेंगे और तुम्हें करंट की वैल्यू कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? F मिनिमम, ये F मैक्स। और इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे Z ज्यादा है, Z ज्यादा है तो हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, तो ma'am. ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई बार सीधा ग्राफ से भी सवाल उठा लेते हैं कि इसके बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, तो ध्यान से इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पावर की भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर बताओ यहाँ कितनी आएगी। मैक्सिमम करंट तो आई नॉट निकाल लिया तुमने, V बाय आर। एक बार मुझे पावर भी बताओ मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए। मैक्सिमम पावर बताओ कितनी आएगी। हेडिंग डालो, मैक्सिमम पावर इन रेजोनेंट सर्किट। मैक्सिमम पावर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जब रेजोनेंस होगा सर्किट में पावर भी कैसी हो जाएगी, यानी सर्किट में अगर रेजोनेंस है तो पावर भी कैसी है, मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम, और रेजोनेंस कंडीशन में क्या मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम। थर्ड, इम्पीडेंस। बस ये 3 चीजों का सार है तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन। लिख लो, एग्जाम में आ जाए तो रेजोनेंस में क्या है, ये 3 चीजें, पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम। अगर सवाल आता है क्या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस मिलेगा, तो बिल्कुल गलत। देखो, सवाल आए क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस मिलेगा, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल गलत। कहीं इन दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर तुम्हें रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम्हें सारा सब चीजें तुम्हें इस थोड़ी की चीजें इन डायग्राम्स में समझ में आनी चाहिए। अब मुझे पावर बताओ निकाल के, पावर की मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ। अच्छा, अगर मैक्सिमम पावर है तो cos फाई कितना हो जाएगा, 0 0। फिर तो पावर 0 हो गई। मैम 1 1 हाँ, cos फाई 1 हो जाएगा अगर पावर मैक्सिमम है। तो VRMS इंटू देखो IRMS कितना होता है। VRMS को V नॉट में करो, पीक वैल्यू में लिखो IRMS को। I naught upon V2. वेरी गुड। VRMS कितना हो जाएगा, V नॉट बाय, V naught upon V नॉट को I नॉट की टर्म्स में बताओ। V नॉट इक्वल्स टू I नॉट R, V नॉट इक्वल्स टू I नॉट R बाय √2 इंटू I नॉट बाय √2। कितना आ गया, I नॉट स्क्वायर R बाय 2। ये है तुम्हारी मैक्सिमम पावर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि मैक्सिमम पावर रेजोनेंस की कंडीशन में कितनी होती है, तो ये I नॉट स्क्वायर R बाय 2। लिख लो इसको स्टार मार्क करके। LCR सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं, इसलिए सबकी अलग से हेडिंग बनवा बनवा के लिखवा रही हूँ, डिब्बों में बंद कर करके। इन्हें ढंग से नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, मैक्सिमम पावर आ गई। आगे बढ़े। yes ma'am. तो तुम्हारे रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, I नॉट स्क्वायर R बाय 2 होगी। तो सीधा फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, P मैक्स का। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, बाकी तो और तो कुछ आता नहीं यहाँ से। अब रह गया शार्पनेस, है ना। तो यहाँ से देखो क्वालिटी फैक्टर डिलीट हो चुका है, उसे मत पढ़ना।
सिलेबस से क्वालिटी फैक्टर रिमूव हो चुका है। तो बैंडविड्थ और शार्पनेस रह गई है, वो एक बार देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा आई नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है रेजोनेंस कंडीशन में? आई नॉट फ्रीक्वेंसी। हाँ, मतलब फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, रेजोनेंस कंडीशन आ गई। अब मुझे आई नॉट, मैं चाहती हूँ कि आई नॉट की वैल्यू भी मैक्सिमम आए, मतलब ज्यादा आए। अभी तो तुम्हें मैक्सिमम तो मिल रही है रेजोनेंस कंडीशन में, बट वो इस पूरे सर्किट का मैक्सिमम। इम्पिडेंस मिनिमम। हाँ, इम्पिडेंस मिनिमम। इम्पिडेंस मिनिमम का मतलब अब यहाँ पर वो इम्पिडेंस किसके बराबर है रेजोनेंस में? R इम्पिडेंस R वेरी गुड, वेरी गुड, आर के बराबर। तो मेरा आई की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर भी मैं कम लूं या ज्यादा? कम। मिनिमम। टॉपिक क्या है? हेडिंग डालो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन भी बहुत उठा के पूछे जाते हैं, तो समझ लेना चीजों को। तो शार्पनेस का क्या मतलब है? रेजोनेंस में शार्पनेस का क्या चीज समझ रहे हो कि रेजोनेंस में शार्पनेस आ रही है, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम करंट। हाँ, करंट, सही बात, करंट होना चाहिए मैक्सिमम। आई नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इस तरीके का ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि कुछ मुझे ऐसा ग्राफ मिल रहा है, कोई ग्राफ मुझे ऐसा मिल रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा बताना? ये शार्पनेस किस चीज पे डिपेंड करेगी? आर की वैल्यू पे। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर था, और यहाँ पे जब तुमने रेजोनेंस निकाला तो तुमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ट्वाइस कर दी, 2R। अब जब तुमने रेजिस्टेंस निकाला तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के 4R कर दी। तो इसका मतलब क्या है? शार्पनेस का मतलब है कि करंट की वैल्यू गिरती जाएगी अगर तुम रेजिस्टेंस भी बढ़ा दोगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था, समझ में आ गया होगा आई होप। यस मैम। तो ये भी एक ग्राफ है रेजिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे तुम्हें रेजिस्टेंस बढ़ता दिखे तो ये पीक वैल्यूज को गिरा देना, जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ही पीक वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर कल भी क्लास है ना, कल कर लेंगे हम लोग इसके PYQs AC के, ठीक है। तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओगे, अभी एक टॉपिक बचा है वो करा दूंगी। तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना, जो भी अब तक पढ़ चुके हो। कल हम लोग PYQs लगाएंगे बैठ के, सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सब PYQs लगाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बैंडविड्थ, ठीक है। शार्पनेस हो गया, हेडिंग डालो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या समझते हैं? अभी तक तो किताबों में ही पढ़ा होगा ये सब, है ना, लिखा हुआ। अब बैंडविड्थ क्या है? डायग्राम से ही समझेंगे सारी चीजें। अभी जाना मत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भागो मत। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं करंट की बात करूं तो तुम्हें यहाँ पर कौन सा करंट मिलेगा? आई मैक्स, आई नॉट। ठीक है, आई मैक्स। मान लो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं पे तुम्हें मिल रहा है आई मैक्स बाय करंट की वैल्यू,
आई मैक्सिमम के बाय √2 करंट मिल रहा है, ठीक है, आई मैक्सिमम के बाय √2 करंट मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम मानते हैं जो पीक, जो साफ चीजें सुनाई देंगी ना फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे, वो कब सुनाई देंगी, या तो करंट मैक्सिमम हो या करंट कितना हो, आई मैक्सिमम के बाय √2 टाइम्स हो। तो उन फ्रीक्वेंसी को तो हम ले लेते हैं, ठीक है। जो ये बाकी की फ्रीक्वेंसी बच गई, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे मान ये वाली फ्रीक्वेंसी, यहाँ ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये जो पीक वाली है, एक बार बताओ एकदम, ये पीक टॉप वाली, ये वाली, F0. मैं दूसरे कलर से दूसरा कलर यूज करते हैं। ये यहाँ पे 3 डॉट दिख रही है, एक तो ये कौन सी है, F0, बिल्कुल सही कहा, आई मैक्स मिलेगा मुझे F0 पे। अब देखो, जो तुम्हें आई मैक्स बाय √2 है, ये भी किसी फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा होगा, तो मैंने माना जो ये फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही, मैंने इसको बोला ω1, एफ के नाम से भी लिख सकते हो और ओमेगा के नाम से भी, जिससे तुम्हारा इच्छा करे, एफ के नाम से F1, और ये मैंने बोला F2, ठीक है। तो ये F1 और ये F2 फ्रीक्वेंसीज, अब देखो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज भी है ना, ये वाली देखो, ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, Yes. ये फ्रीक्वेंसीज मेरे किसी काम की नहीं है ना, ये फ्रीक्वेंसीज क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ नॉइज प्रोड्यूस करेंगी, ये फ्रीक्वेंसीज मेरे किसी भी काम नहीं आएंगी। मेरे कौन सी फ्रीक्वेंसीज काम आएंगी, एक तो F0, और दूसरी जहां पर मुझे कितना करंट मिल रहा है, I max by √2. आई मैक्स तो मिल रहा है, दूसरा By √2. आई मैक्स तो F0 पे मिल रहा है, F1 और F2 देखो कितना मिल रहा है, आई मैक्स बाय, हाँ। तो क्या कह रहा है, बैंडविड्थ के अंडर वो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, जो बैंडविड्थ लिखा रहा है ना, ये शब्द जो टर्म लिख रही है, इसका मतलब क्या है, बैंडविड्थ के अंडर वो फ्रीक्वेंसीज आएंगी जो तुम्हें कितना करंट दे रही हो, आई मैक्स और आई मैक्स बाय √2, है ना। देखिए F1 कितना करंट दे रहा है, आई मैक्स बाय √2, F0 कितना करंट दे रहा है, आई मैक्स, फिर F2 कितना दे रहा है, आई मैक्स बाय √2। तो यानी ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोला गया, बैंडविड्थ। ये एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो कि बैंडविड्थ बोली गई, बैंडविड्थ ये तो बोलते हैं एक रेंज है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज की रेंज है, पता चल गई, जहां पर करंट कितना है, आई मैक्स बाय √2 से लेके आई मैक्स तक है, ठीक है। तो ये रेंज है उस फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसीज मेरे काम की है। उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉइज प्रोड्यूस करेंगी, वहां पर करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो उन फ्रीक्वेंसीज का हम क्या ही करेंगे। ओके, अभी ये तुमने निकाली बैंडविड्थ करंट की टर्म्स में, अब मुझे एक बार बैंडविड्थ को पावर की टर्म्स में निकाल के बताओ जरा, पावर की टर्म्स में निकालो। पावर अभी तुमने लिखी थी I0² R/2, ये I0 क्या था बच्चों, आई मैक्स था ना, Yes. तो अभी ये P मैक्स है। अभी दूसरा क्या है हमारे पास, आई, दूसरी करंट की वैल्यू क्या है, आई मैक्स बाय √2, है ना। तो दूसरी कितना हो जाएगा, P की वैल्यू, मैं यहाँ पे I0 बाय √2 रखती हूँ, इसकी जरा स्केयर करो, R करो अपॉन 2 करो, कितना आया, I0² R/4. 4। तो ये वाली P की वैल्यू P मैक्स से कितनी हो गई, By P1 बाय 2 वैल्यू, तो जो P1 हो गई वो हो गई P मैक्स बाय 2। तो पावर की टर्म्स में क्या लिखोगे कि बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसीज हैं, बैंडविड्थ के अंदर वो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जहां पर पावर या तो P मैक्स है, मैक्सिमम है, या कितनी है, मैक्सिमम के आधी है। तो ये जो शब्द मैं बोल रही थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे,
तो एक तो बैंडविड्थ ये हो गई, जहां पर करंट के टर्म्स में आई मैक्स से बाय रूट 2 तक, पावर की टर्म्स में पी मैक्स से लेके बाय 2 तक। बोलो ठीक है इतना। और जो बाकी की ये फ्रीक्वेंसीज ये दिख रही हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं, इनको तुम रिजेक्ट कर दो। और इन्हीं की वजह से इनको क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। जो F1 और F2 है ना, F1 एंड F2, यहाँ पर पावर कितनी मिल रही है, देखो यहाँ पर कितनी पावर मिल रही है, P मैक्स बाय 2 मिल रही है ना, यहाँ पे कितनी पावर मिल रही है, P मैक्स बाय 2, और यहाँ पर कितनी पावर है, P मैक्स। मैक्स। तो F1 और F2 को और क्या बोला गया है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। लिखो, इसी वजह से इन फ्रीक्वेंसीज को बोला गया है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अभी एक बार इसको देख लो, मैं फिर एक सवाल पूछती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये बैंडविड्थ ज्यादा है तब मुझे ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग मिल पाएगी, या ये बैंडविड्थ जब बहुत छोटी हो गई तब अच्छी ट्यूनिंग मिल पाएगी। ट्यूनिंग का मतलब है कि मुझे अपना वो FM रेडियो सेट करने हैं, तो अच्छी बेस्ट ट्यूनिंग कब मिलेगी, जब मैं इस बैंडविड्थ को छोटी कर दूं या इस बैंडविड्थ को बढ़ा दूं। कम। हाँ, कम कर दो। देखो कैसे, दूसरे पेज पे चलो, एग्जाम्पल के लिए रफली समझा रही हूँ, ये बस कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, समझ लो। देखो, अगर तुमने यहाँ ये ऐसा है कि तो यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके की बैंडविड्थ आई, ठीक है। अब मैंने बोला कि बैंडविड्थ बढ़ा दी, तो बैंडविड्थ बढ़ाने का मतलब है कि मैंने ये भी तो बढ़ा दिया होगा, मतलब ये जो मेरा शार्पनेस है ये कैसी होगी, शार्पनेस कैसी होगी, कम होगी। है ना, ये अब बैंडविड्थ बढ़ गई तो शार्पनेस कम हो गई। हाँ? तो मैं क्या चाहूंगी कि बेस्ट ट्यूनिंग के लिए क्या हो, ये जो फ्रीक्वेंसीज का जो बैंडविड्थ है ये कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो एप्लीकेशंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख लो, फॉर बेटर ट्यूनिंग bandwidth should be small। इसका मतलब एक बार समझ लो क्या कह रही हूँ। मान लो जो F1 फ्रीक्वेंसी है वो मैं कह रही हूँ 10 हर्ट्ज पे आ रही है, ठीक है, और जो F2 फ्रीक्वेंसी है वो मैं कह रही हूँ कि मेरी आ रही है 10⁻⁶ मेगा हर्ट्ज पे। तो बैंडविड्थ देखो कितनी ज्यादा है। अब तुम घुमाते ही रह जाओगे कि कहाँ पर मुझे F0 मिल रहा है ना, उस नोब को तुम घुमाते ही रह जाओगे कि F0 कहाँ मिल रहा है। तो तुम्हारे लिए क्या बेटर है कि अगर ये रेंज कम हो जाए, कितना मान लू मैं इसको कर दूं 10⁻, ये 6 हर्ट्ज है तो इसको कर दूं मैं 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज है। बताओ, अब ज्यादा बेटर रहेगा ना। अब तुम्हें 1 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज से 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, आराम से तुम अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ढूंढ सकते हो। वहीं अगर 10 हर्ट्ज से 10⁻⁶ हर्ट्ज तक तुम्हें जाना हुआ तो कैसे ढूंढोगे, फिर तो वो नोब जो है रेडियो की घुमाते ही रह जाओगे बट F0 नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्मॉल बैंडविड्थ होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। समझ गए मेरा कहने का मतलब। चलो ठीक है, तो कल की क्लास में पूरा प्रॉपर पढ़ के आना, और एक बार मॉड्यूल्स भी देख लेना, वहां पे थ्योरी के लिए और अच्छे से मिल जाएगा LCR सर्किट। एक बार मॉड्यूल से जरूर पढ़ के आना, कल हम लोग इसके सवाल करेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।